के साथ जो मथुरा से है, जहां पर खुले नाले में मोटरसाइकिल गिरने से 3 युवक 15 फीट गहरे नाले में डूब गए। एक को तो स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों युवक नाले के पानी में बह गए। दोनों की तलाश के लिए पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने रात में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें एक युवक का शव बरामद किया गया, लेकिन एक युवक अभी भी लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं घटनास्थल से। पहली तस्वीर में लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, युद्ध स्तर पर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक युवक का शव बरामद किया गया। उससे पहले स्थानीय लोगों ने एक युवक को सकुशल बचा लिया था, लेकिन तीसरा युवक अभी भी लापता है। उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? यहाँ पे हम खड़े हुए थे इस जगह से गाड़ी लेके जा रहे थे। 3 लड़के थे। वो गाड़ी गिर गई नीचे नाले में। वो फ़ोन निकाल के दिखाने लगा, वो बोल नहीं पा रहा था। वो हमने जाके उस एक को निकाल लिया था, उसने गोपाल ने उसको। उसके बाद हम पहुँचे तो नीचे गाड़ी गिर चुकी थी। हम तो यही देख रहे हैं, खुले रहते हैं, सारे कवर नहीं है। कुछ जगह लगे हुए नहीं, बाकी सब खुले हुए पड़े हुए हैं। इतने पिलर नहीं है कि नाला ढक सके ये पूरे। और क्या मानते हैं इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है, जिन्होंने नाले सफाई कराए उसी समय इनको ढकवाना था। एक हफ्ता हो गया। वो एक हफ्ते में आपने पत्थर नहीं लगाया, कितने दिन में रखने का नियम है? रखने का नियम तो ये है कि नाला साफ करो, पत्थर रखवाओ। फिर आखिर ऐसी लापरवाही क्यों करती गई? लापरवाही तो नहीं कह सकते इसको। काम चल रहा है इस नाले पे, आगे पुलिया साफ कराई है। अभी 3 दिन पहले साफ हुई है नाली पुलिया। और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अपडेट है इसके ऑपरेशन के बारे में? जी हमें देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर बात करें तो रात भर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला था। और सर्च ऑपरेशन चलने के बाद जो अभी कुछ देर पहले एक जो अरमान नामक युवक है, उसका शव प्राप्त हुआ है। नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि नगर निगम ने पिछले 2 सालों में इस बात की बिल्कुल सुध नहीं ली कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह है जहां पर जो घटना हुई। और आप देख सकते हैं कि नाला कितना गहरा है, नाले में पानी का बहाव रात भर की बरसात के बाद अभी भी है। और ये जो वो रास्ता है जिस रास्ते पे से इन युवकों को निकलना था, और यहाँ पर ये रास्ता जो है बिल्कुल नाला जो है ढका हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो एक युवक को जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बचाया है। साथ ही न्यूज़ 18 के साथ वो युवक भी मौजूद है जो इस हादसे का शिकार हुआ था। और इस हादसे में उसकी साइकिल यहाँ पर नाले में गायब है और उसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। जी क्या नाम है, क्या घटना हुई थी? जी मेरा नाम भगवान सिंह है, पन्नापुर इंडस्ट्रियल से रहने वाला हूँ। और मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। धौरारा से काम करके करीब 6 बजे छुट्टी करने के बाद मैं यहाँ होकर के गुजर रहा था गतम में अपने घर के लिए। जैसे ही मैंने मोड़ से गुजरा, मेरी साइकिल उसमें नाले में चली गई। साइकिल जाने के तुरंत बाद ही मैं उसमें चला गया। 2 बच्चे खड़े थे यहाँ स्थानीय घर के पड़ोसी, उन्होंने जैसे तैसे मेरे हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरे पेट में भी पानी चला गया, मुंह तक पानी आ गया। उन्होंने मुझे बाहर खींचा। अब मैं अपनी साइकिल देखने के लिए आप थे जो इस हादसे के चश्मदीद थे, खुद पीड़ित थे, जो नाले में गिरे थे। और 18 फुट करीब ये गहरा नाला बताया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग स्थानीय लोग मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को बचाया था और उन्होंने लोगों को चेताया था, लेकिन उस चेताने के बावजूद ही ये दर्दनाक जो है हादसा हुआ है। क्या कहेंगे, नगर निगम की लापरवाही मानते? नगर निगम की बड़ी वही लापरवाही है। जब इसको निकाल के गए थे 2.5-3 साल से ये स्लीपर खुले हुए पड़े हैं। हमने बार बार जब इसको सफाई करने के लिए आते हैं, हम इनको कहते हैं कि इनको दबा के जाओ, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की है। 2.5-3 साल के करीब ये नाला खुला हुआ पड़ा है। ये कहते हैं कि हम 7 दिन से इसकी सफाई करके खोल के गए। यहाँ देखी जाए तो ये घास है, 3 साल की उगी हुई घास, 1-1 मीटर की घास हो रही है नाले में। अमृता, लोगों का आक्रोश है कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। और इस मामले के लिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो ट्विटर से जुड़ी हुई है। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि दाढ़ी पर दंगा भड़काने की साजिश यहां पर रची गई थी।
लेकिन पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। इन्हीं तस्वीरों को गलत तरीके से ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। इसके जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई गई। अब जाकर पुलिस ने ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने इस पूरे मामले को, पूरे घटनाक्रम को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। तो न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। गाजियाबाद में ट्विटर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? जी अमित, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का है, जहां बेटा हाजीपुर एक गांव पड़ता है। वहां रहने वाले अब्दुल समद हैं, जिनकी एक वीडियो वायरल कराई गई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कही गई और मेरी दाढ़ी काट दी गई और मुझसे वंदे मातरम के लिए कहा गया। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो मामला कुछ और ही निकल कर आया। जो इसमें मुख्य आरोपी है परवेज सहित 2 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया, यानी कुल 3 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। पूरा मामला ताबीज से जुड़ा हुआ था। जो पीड़ित है वो पीड़ित ताबीज बनाकर गांव में दिया करता था, लेकिन उस ताबीज का उल्टा असर हुआ, जिसके चलते ही परवेज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की। हालांकि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप देने की बात पूरी तरीके से की गई, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने जब इसकी पूरी तफ्तीश की तो मामला सामने निकल कर आया कि ताबीज से जुड़ा हुआ ये मामला है। जहां एक और पीड़ित अब तक ये कह रहा था कि मैं उन व्यक्तियों को जानता तक नहीं हूं, वहीं वो पूरा मामला निकला जान पहचान का, क्योंकि उनकी कॉल डिटेल्स भी निकाली गई। साथ ही जो लोग आए थे वो भी घर पर उसके जानकार थे। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर जांच करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर पटाक्षेप किया और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसे लोग भी थे जो कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप देना चाहते थे। यही कारण भी रहा कि यूपी सरकार की तरफ से ट्विटर सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में। अब देखना ये होगा, कुछ और लोग भी इसमें रडार पर हैं, जिनमें कि एक सपा के नेता, लोकल नेता का भी नाम आ रहा है, जिसने फेसबुक पर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका लाइव चलाया था। तो ऐसे में अभी और भी लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से एक घटना को इस तरीके से रूप दिया जा रहा था। ये गनीमत रही कि यहाँ घटना क्या है, पूरी घटना क्या है, तो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा मामला क्या है, आप एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बुजुर्ग की पिटाई का राम नाम से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, परवेज और कल्लू है। अब्दुल बुलंदशहर से परवेज के घर आया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। उसके दिए ताबीज से परवेज के परिवार पर उल्टा असर हो गया, जिसके चलते परवेज नाराज हो गया और वो गांव के लड़कों को बुलाकर अब्दुल की पिटाई करने चला गया। बनाने का काम करते हैं और परवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें लेकिन अब्दुल ने अपने बयान में कहा था कि जय श्री राम ना कहने और वंदे मातरम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने किसके कहने पर झूठ बोला और कौन इस मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश रच रहा था। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। यूपी में कोरोना के काबू में आने के बाद सरकार अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में कई और भी रियायत देने की तैयारी में है। नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा और साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा पार्क खोलने, स्ट्रीट फूड चलाने की भी अनुमति मिल गई है। यूपी को कोरोना कर्फ्यू में रियायत की अगली किश्त 21 जून से मिलने जा रही है। जी हां, सरकार ने प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान कर दिया है और रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसी तरह पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन को भी अनुमति मिल गई है। अगले सोमवार से प्रातः 7 बजे से सायंकाल 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। रात्रिकाल कर्फ्यू लगा रहेगा और साप्ताहिक बंदी भी चलेगी। दिन में 2 घंटे का और समय बढ़ाया गया। इसके साथ साथ सभी जो है रेस्टोरेंट को खोलने के भी जो है अगले सोमवार से निर्देश दिए गए हैं और ये रेस्टोरेंट आधी 50% कैपेसिटी पे चलेगा। एक के बाद दूसरी कुर्सी खाली छोड़नी होगी। हालांकि इन सभी स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी कर दी गई है। 21 जून से अब रात 9 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं।
आज से एएसआई के सभी स्मारक और मॉन्यूमेंट खुल रहे हैं। इस क्रम में आज से आगरा का मशहूर ताजमहल खुलने जा रहा है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि कोरोना फैलने की वजह से ताजमहल लंबे अरसे से बंद था, लेकिन अब कोरोना का कहर कम हुआ है, लिहाजा पुरातत्व विभाग ने फैसला लिया है कि ताजमहल पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। ताज के दीदार के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके तहत ताजमहल में 650 पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी। पर्यटकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उम्मीद की जा रही है कि ताजमहल खुलने से पर्यटक आएंगे और इससे पर्यटन कारोबारियों को राहत मिलेगी। कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने से मेरठ के किसान बेहद खुश हैं। इस बार मेरठ में आम की बम्पर पैदावार हो रही है और इस लॉकडाउन के हटने से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। कोरोना कर्फ्यू में ढील का फैसला आम की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। कोरोना काल में टूट चुके किसानों के चेहरे एक बार फिर अच्छा कारोबार होने से खिल उठे हैं। आम के किसानों का कहना है कि इस बार फलों के राजा को सरकार के फैसले से संजीवनी मिल गई है और उनका कारोबार पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया है। आलम यह है कि मेरठ के आम लखनऊ के मलिहाबादी आम को भी टक्कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी फसल है आपका। अच्छा, हाँ, और अच्छे भाव भी हैं। अच्छे भाव भी अच्छी फसल भी। हाँ, अच्छी फसल भी, अच्छे भाव भी हैं। क्योंकि पेड़ पर तो मैं चारों तरफ आम ही आम देख पा रहा हूँ। हाँ, सारे अब के किसान तो हैं हमारे, सारे खुश हैं। मेरठ से 40 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर का इलाका दिनों दिन आम की बड़ी मंडी बनता जा रहा है। यहाँ किसान सैकड़ों बीघे में आम की खेती करते हैं। यहाँ के आम की कई राज्य की मंडियों में डिमांड हो रही है। न सिर्फ आम कारोबारी बल्कि आम की खेती के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे लॉकडाउन खुला है, इस वजह से बहुत चेंजिंग है। जो बाहर का पैकार है वो आ पा रहा है, इस वजह से कारोबार अच्छा चल रहा है। और कितना फर्क आप देखते हैं? एक कैरेट कितने का बिक रहा है और पिछली बार कितने का बिक रहा था? आपके 500 रुपए का बिक रहा है, पिछली बार 200-250 रुपए का। मानसून भी इस बार समय पर आ रहा है। हाँ। तो उससे भी काफी लाभ होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लाभ होगा। पिछली बार कोरोना काल के दौरान आम और लीची की फसल को खासा नुकसान हुआ था। आलम ये था कि बाजार न मिलने से लीची की फसल जहां बर्बाद हो गई थी, तो वहीं आम की फसल पर आफत आ गई थी। पेड़ पर ही आम काला पड़ गया था। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है, क्योंकि आम की फसल भी अच्छी है और मॉनसून भी सही समय पर आने के संकेत हैं। लिहाजा मुनाफा डबल हो रहा है। कि मॉनसून सही वक्त पर आ रहा है, लिहाजा आम की पैदावार भी खूब हुई है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले संजय यादव 25 जून 2021 को रिटायर हो रहे हैं। संजय यादव का ये कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का क्यों रहा? आपके मन में सवाल होगा, आप इस रिपोर्ट में देखें। रविवार यानी 13 जून को राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब तक के इतिहास में बने मुख्य न्यायाधीशों में उनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का होगा, क्योंकि 25 जून को 62 वर्ष की आयु में वो इस पद से रिटायर हो जाएंगे। इस तरह से महज 13 दिन के लिए उन्हें यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई थी। आइए आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुल कितने चीफ जस्टिस रहे हैं और उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा। 1866 से लेकर अब तक हुए 48 चीफ जस्टिस। सर वॉल्टर मॉर्गन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। सन 2000 से लेकर अब तक 12 चीफ जस्टिस हुए हैं। श्री गोविंद माथुर 3 अप्रैल 2021 को रिटायर हुए। 13 जून 2021 को संजय यादव ने शपथ लिया। 25 जून 2021 को संजय यादव रिटायर हो रहे हैं। संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का रहेगा, जो किसी भी चीफ जस्टिस का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये संजय यादव जी एमपी हाई कोर्ट में सीनियर जज थे और वहां एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आए ट्रांसफ़र होकर के 8 जनवरी 2021 को, और यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। अब इनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया है। कल इन्होंने जो है गवर्नर के हाथ से जो है शपथ ली है और 25 जून 2021 को ये रिटायर हो रहे हैं। तो लगभग 13 दिन का इनका चीफ जस्टिस का कार्यकाल एज ए इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहेगा
और जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी तक के इतिहास में ये सबसे कम कार्यकाल होगा चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस संजय यादव की अगर बात करें तो उनका जन्म 26 जून 1959 को हुआ था, जबकि 25 अगस्त 1986 को वकील के रूप में वो रजिस्टर हुए थे। संजय यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिविल, रेवेन्यू और संवैधानिक मामलों में वकालत की। वो मध्य प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर भी रहे, जिसके बाद 2 मार्च 2007 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए। 15 जनवरी 2016 को वो स्थायी जज बने। इस दौरान 2 बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी रहे। 8 जनवरी 2021 को वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तबादले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आए थे। रिपोर्ट न्यूज़ 18।